अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस जो पिछले कुछ अरसे में एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, बहुत सी हेयरिंग हुई, तकरीबन 50 के करीब उसकी हेयरिंग्स हुई। अभी एक शॉर्ट ऑर्डर आया और उसके अब तफसीली फैसले का इंतजार है। ये एक बड़ा इमोशनल केस भी बन गया पाकिस्तान में। ये बाकी केसेस की तरह इट वाज़न्ट कंसिडर्ड जस्ट अनदर केस। यहां पर जब ये रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि पिछले साल में 3 इस तरह के रेफरेंसेस 2019 में आए थे, जिनमें 2 हाई कोर्ट के जजेस थे और एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस भी आपको याद होगा, उस पर भी आते हैं। उसमें भी एक तकरीर जिसमें उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट ISI वगैरह का जिक्र किया था, उनको हटा दिया गया मिसकॉन्डक्ट की वजह से। इस केस में भी जिस वजह से इतनी तकसीम आपको नजर आती है जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि एक फैसला दिया था इन्होंने, जो धरना उस वक्त दिया गया था खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से, फैजाबाद धरना, और कहा जाता है कि ये फैसला वजह बनी जिसकी वजह से काजी फाइज साहब के खिलाफ स्टेट हुकूमत रेफरेंसेस वगैरह वगैरह, और उसमें बहुत सी टेक्निकल बातें हैं जिसके ऊपर बहुत सी बहस भी हुई कि क्या किया हुकूमत ने, बदनीयती थी, इलीगल कलेक्शन ऑफ एविडेंस था वगैरह वगैरह। लेकिन ये इतनी सियासी तकसीम क्यों हो जाती है इशूज पर? ज़ाहिर पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जब हम इशू को देखते हैं तो सिर्फ इशू को नहीं देखते, उससे जुड़े दूसरे बहुत से मामलात और रियलिटीज़ हैं जो हमारे सामने आती हैं, उनकी बुनियाद पर बहुत से ओपिनियंस बनाए जाते हैं। अब देखिए, छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जब पहला आया शॉर्ट ऑर्डर, शुरू का रिएक्शन था यौम तशक्कुर मनाएंगे, बाद में वो यौम तशक्कुर को वापस करके कहा कि अब हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे, और फैसला क्या था कि रेफरेंस खारिज कर दिया। सिर्फ ये कहा गया कि FBR के सामने जाके आप अपने जो फैमिली है वो तफसीलात बता दे, जो तफसीलात स्टेट पूछ रही है अपने इन चीज़ों के बारे में। सो ये बुनियादी सवालात थे, क्यों इतने इमोशनल हो गए। एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एतजाज अहसन साहब, सर क्या ये बात ठीक है कि पहले जरा थोड़ा सा ब्रीफली कि हम इश्यूज को इमोशनली ग्राउंड रियलिटीज बैकग्राउंड्स की बुनियाद पर डील करते हैं, और होना भी चाहिए भी ऐसा, बजाय इसके कि केस है, केस में प्रॉपर्टीज का जिक्र है, प्रॉपर्टीज को जवाब देना है, देंगे तो ये होगा, नहीं देंगे तो ये होगा, उस तरह हम डील नहीं करते। इस मामले में जरा थोड़ी सी और पेचीदगियां भी हैं, इतनी सिंपल चीज ये नहीं है कि फैजाबाद का फैसला दिया और उसके बाद ये मामला असल में जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि हमारे माशरे में भी बहुत है, एक कंप्लीट कॉन्सोनेंस और आप हमआहंगी किस्म की पाएंगे जो माशरे में है, वही अदालतों में है, वही जज हम में से ही हैं, हम जैसे ही हैं, वकील भी हम में से ही हैं, कोई वो जी, और वकील वकला भी हम जैसे ही हैं। और मैं तो ये कहता रहा हूँ, बहुत दफ़ा कहा है कि जो हमारी वकला तहरीक थी उसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली 2 जो मनफी उसके नतीजे हुए, बहुत मस्बत उसके नताइज भी थे, जिसमें सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ जजेस ही नहीं थी और बहुत कुछ थे। कि पहली दफ़ा एक आर्मी चीफ प्रेसिडेंट को मजबूर किया गया लोगों ने, और मैस मोबिलाइजेशन हुई इस इशू पे, जुडिशरी के इशू पे, एक कंसेंसस क्रिएट हुआ, मैस कंसेंसस, तो और बहुत सारी, पर जो 2 इसमें मनफी नताइज जो निकले, मैं ये पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारे यहाँ एक हिस्सा जो बार का था, वकला का था, एक उसमें एक अंसर पैदा हो गया तशद्दुद का। सो मुतशद्दद वकला, बदमाशी का, सर बदमाशी कहते हैं इसको, और मुतकब्बर जज, ठीक, ये
अब चीज आ रही है, ये सामने आ रही है। इसमें पहले हुआ ये था, आपको याद होगा कि जब तलोर का फैसला हुआ ओबारा बस्टेड का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरब शहजादों को जो लाइसेंस दिए जाते थे आके, अभी भी दिए जाते हैं कि वो आके शिकार करें तलोर का, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कल अदम करार दे दिया कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसकी यहाँ सारे प्रोविंसेस उसकी रिव्यू में आ गए थे, प्रोविंसेस की हुकूमतें आ गई थी रिव्यू कर लेकर के, जैसा रिव्यू कर ले, हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जी जी जी, वो वहीं से हुआ ना। अब वहाँ वो हुकूमत पे प्रेशर आया, अरब शहजादों का, अरब हुकूमतों का, हुकूमत और फॉरेन ऑफिस ने ओपिनियन दी। बिल आखिर हुकूमत ने तय किया कि ये हम मूव करते हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, कि नज़रसानी करें इस पे। वो नज़रसानी मूव हुई। नज़रसानी का बेंच जो था, इनिशियल बेंच, उसमें उस वक्त जमाली साहब चीफ जस्टिस थे और साकिब निसार साहब सीनियर प्यूनी जज थे, तो साकिब निसार साहब और काजी फैज ईसा साहब का बेंच बना। साकिब साहब ने की राय थी कुछ अरसे बाद के इसमें उनकी राय गालबन थी कि इसको वापस ही लेना चाहिए फैसले को, पर बहरहाल उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि दरख्वास्त करते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि लार्जर बेंच बनाया जाए ताकि उसका रिव्यू की कॉम्पिटेंस बढ़ जाए। तो उन्होंने, काजी साहब ने उस लार्जर बेंच की कॉम्पोजिशन को बड़ा शिद्दत से अपोज किया, यहाँ तक कि जो रिकमेंडेशन सीनियर जज ने, साकिब निसार ने लिखी, भेजी चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच बनाने के लिए, उस पे काजी साहब ने अपना एक बड़ा एब्रेसिव नोट साथ लिख दिया कि ये बदयांती है, ये एक बनाने का, नया लार्जर बेंच बनाने का। अब हम में हर किसी में ईगो बहुत ज्यादा है। ये एक हमारा माशरती मामला है और इसको हम डील एज ए कॉम डील नहीं कर सके, एज ए कॉम डील ही नहीं कर सके, एज ए रेस नहीं डील कर सके, एज ए नेशन नहीं डील कर सके, कि हम में सब में ईगो बहुत ज्यादा। सर चले, मैं जरा एक एक करके सवाल की तरफ आता हूं। सर मसला ये, मैं क्यों ये बात भी बहस आपके साथ करना चाह रहा था, क्योंकि मैं जब भी इसके ऊपर बहस करता हूं, किसी से भी बहस करता हूं, ये बहस बड़ी पैशनेट बहस, एक बड़ी जज्बाती बहस बन, देखो उन्होंने ये किया, वो इसको हटाना चाहते हैं, देखो ये इन्होंने ये जवाब नहीं, तो क्यों जवाब दे। क्या ये एक क्विकली बताइएगा सर, क्योंकि मैं फिर टेक्निकल साइड के पर आऊंगा, कि हर बहस का ये एंगल ग्राउंड रियलिटी का आपके ख्याल में जायज है, होना चाहिए, कि क्यों ये केस बन रहा है, या ये एंगल आपके ख्याल में जायज नहीं है? नहीं, ये जायज तो नहीं है, रैशनल होना चाहिए, हर बात पे रैशनैलिटी होनी चाहिए, दलाइल होने चाहिए, बहस होनी चाहिए, दूसरे का मौक़िफ़ सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। वो हम में नहीं है, वो हम में नहीं है। इसमें भी जब ये ओबारा बस्टेड पे ये दो सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान इस किस्म की तल्खी हो गई, मैं आपको इसकी तल्खी का आगे बता दूं कि किस हद तक तल्खी हुई। वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को तो सिफारिशात दोनों चली गई और दोनों ने, और खासकर काजी साहब ने बहुत कुछ कह दिया साकिब साहब के खिलाफ। उसके वो मुझे इस तरह पता लगा कि जासूसी तो नहीं किया आपने सर? चल पड़े, जब साकिब साहब डैम्स के पीछे चल पड़े, तो कालाबाग डैम का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं अदालत में बैठा था, मुझे पूछा, मैंने कहा जी चार भाइयों का पानी है, एक तो नहीं ले सकता ये जब तक कोई इस पे चारों राजी ना हो। तो कहने लगे मुझे जरा चेंबर में आके आप मिले। मैं चेंबर में चला गया, वो डिस्कशन हुई, तो उस पे मुझे कहने लगे कि मैं एक बेंच, लार्जर बेंच बना देता हूँ, और बना लेते हैं 5 जजेस का। वो 5 जजेस के जब नाम लिए तो उसमें बलूचिस्तान का वो नहीं ले रहे थे। मैंने कहा बलूचिस्तान का भी जज होना चाहिए। वो मुझे कहने लगे कि वो है काजी तो है, पर वो मेरे साथ बैठता नहीं है, वो बैठने को तैयार नहीं है। अब यहाँ तक जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हो, मामला या मुझे कहा
उन्होंने साकिब साहब अल्लाह के फजल से हयात हैं माशाल्लाह, तो वो यहाँ तक अगर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक मामला पहुंचना लगे काशिफ, तो फिर बड़ी दुश्वारी और मुश्किल हो जाती है दीगर इदारों को। और हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या, हमारी जुडिशरी में जिस तरह के हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, जिस तरह हमारी हुकूमतों में होता है, जिस तरह आज पीटीआई में हुआ है कि वो लगे हुए हैं एक फाज चौधरी साहब कहने के, वो भी असद उमर और जहांगीर तरीन और शाह महमूद बने थे और लहदा। ये हमारे अंदर स्प्लिटिज्म की एक वीकनेस है। एक वीकनेस हम में है कि हम क्लैनिश है, हम अभी जागीरदाराना निजाम तक नहीं हमारे जहन पहुंचे। वो तो बड़ी प्रोग्रेस होगी कि अगर जागीरदारी निजाम तक पहुंच गया। हम तो कबाइल के निजाम में है, अनफॉर्चुनेट बात, वोट देते हैं, ठीक है, हराई को देता है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है सर, ये हमारे अब्बासी को देता है सर। आप मुझे मिस कर रहे हैं, अब्बासी को वोट डालता है सर। हाँ, अब्बासी को वोट डालेगा। अब आप मतलब है ये एक माशरती प्रॉब्लम है, ठीक है सर, इसको इस तरह देखना चाहिए सर। मुझे आगे चले सर, मुझे एक बात बताएं। और फिर धड़ेबंदी इसमें से निकलती है, और धड़ेबंदी आप कोई गवर्नमेंट ले ले, कायदे आजम के साथी जो थे, कायदे आजम की मुस्लिम लीग जो थी, उसके जो जेन्युइन लोग थे, वो पहली पंजाब में बुनियाद पड़ गई ममदोट ग्रुप वर्सेस दौलताना ग्रुप, ये धड़ा वो धड़ा, और धड़े एक दूसरे के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। हमारी पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट ने जब बनाई तो धड़े, मुस्तफा खार वर्सेस शेख रशीद, वो लेफ्ट और राइट का चक्कर चल गया और मामला चल गए, और लेफ्ट के फिर बड़े जानदार रशीद हसन मीर साहब थे रावलपिंडी के सर, बिल्कुल मैं मिला भी उनसे। बशर हसन साहब थे लाहौर से, मिराज मोहम्मद खान कराची से, राइट में मुस्तफा खर थे, और कुछ बाद में नवाब सादिक कुरैशी जैसे। सर वो तो अब तारीख आ गई, ये तो बात आपकी ठीक है। मुझे जरा आगे जरा मैं केस के ऊपर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आपको मैंने बार काउंसिल का बताया, यौम तशक्कुर, फिर वापस ब्रादर जजेस ये कह रहे हैं, जो बेंच बना वो ये कह रहे हैं कि सर एक काम करें, ये हम कॉश कर रहे हैं जो रेफरेंस आपके खिलाफ फ्रिवलस किस्म का भेजा है हुकूमत ने, सिर्फ एफबीआर में जाके जवाब जमा करा दे, बता दें कि ये प्रॉपर्टीज कहां से आई। आपके ख्याल में ये काम ठीक है या गलत है? बार काउंसिल का एफबीआर में भेजना मेरे ख्याल में सही दुरुस्त नहीं है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, और खासकर जब वो बज़ाहिर 5 साल ज़ायदुल मियाद हो चुका है। वो मामला सिविल मामले की सूरत में एज एन इनकम टैक्स मैटर वो ज़ायदुल मियाद हो चुका है। ठीक। लेकिन ये भी गलत है मेरी निगाह में ये कह देना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस हुई है उसको हम कलअदम करार देते हैं। क्या बुनियाद दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार देने की? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है ये, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक्सक्लूसिव और हतमी इख्तियार ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे कि तहकीक करे कि वाकयात क्या है, दुरुस्त है, गलत है, जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती, वो करे। वो एफबीआर को भी तलब उस एविडेंस की प्रोसेस में कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का पहला हिस्सा भी गलत है मेरी निगाह में। मैं बसद एहतराम ये कहता हूँ जो कि रेफरेंस को कलअदम करार दिया है, उसको अगर करारदम भी नहीं करार दे सकते और एफबीआर में भी नहीं बेच सकते। आपका ख्याल है दोनों तरीके गलत है। मुझे एक बात बताइए, जासूसी का इल्जाम लगाया गया काजी फाइज़ साहब की तरफ से रियासत पर, स्टेट पर, जासूसी की डेफिनेशन क्या है और क्या जासूसी की जा सकती है? आपके ख्याल में एक एप्लीकेशन आती है गवर्नमेंट के पास, क्या गवर्नमेंट उसको आपके ख्याल में पहले ये फैसला करे, ये तायुन करे इस बात का कि ये ठीक है, या ये तायुन करना प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का काम नहीं, बस भेज दिया गया, हर रेफरेंस किसी जज के खिलाफ आता है वो आगे चले जाना चाहिए?
इसमें मैं आपको अर्ज कर दूं जो बुनियादी चीज है, 20 अप्रैल 2010 से पहले, और वो फैसले भी हैं उससे मुतालिक, 20 अप्रैल 2010 से पहले कम से कम 2 सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले हैं जिनमें के मुबैना तौर पे जासूसी करने पे एक्शन लिया गया है। एक फैसला बीबी शहीद के खिलाफ जो इसहाक खान ने 58(2)B के तहत असेंबली मनसूख की थी, 1993 वाली असेंबली इलेक्शन वाली, वो उसको 1996 में वो उस पे है कि एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था कि जासूसी की है, जिस पे उन्होंने जजों ने फैसला दिया कि जी ये जासूसी जो करते रहे जजेस की, ये सफिशिएंट है टू डिसॉल्व द असेंबली। मैं उससे एग्री नहीं करता, उस वक्त भी नहीं करता था, उस वक्त भी मैंने उसके इस मौक़िफ़ के खिलाफ बहस की थी। दूसरा फैसला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में एक फैसला 2 जुलाई 2007 को आया था। फाइनल जजमेंट 20 जुलाई 2007 की थी, और आपको याद होगा, आपका मेरा, और आप यू आर द फर्स्ट जिसको मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिया। बिल्कुल याद है सर। इस के मुझे के बाद याद है आपका वो। अच्छा, अब वो फैसला था, उस फैसले में भी ये हुकूमत को इनफैक्ट 1 लाख रुपया फाइन हुआ था 2 जुलाई को। ठीक है, 1 लाख रुपया फाइन हुआ था कि वो तस्वीरें एक्चुअली जो पेश की परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस के घर की, और गाड़ियां जो खड़ी हैं और ये और वो, तो वो मैंने उन्हीं के खिलाफ उसको टर्न किया। मैंने कहा ये तो जासूसी करते रहे, ये किस तरह ये कर सकते हैं कि तस्वीरें चुप चुप के लेके, और ये परवेज मुशर्रफ ये क्या कराता रहा। तो उस पे उनको 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ। अब 20 अप्रैल 2010 को जो आईनी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम आ गई, उसमें ये फैसला हुआ, पहले ये था कि रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता था। अब उन्होंने 2010 में 18वीं तरमीम में अप्रैल 2010 में ये इख्तियार दे दिया है हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को, कि वो जाके रेफरेंस दाखिल कर दे, इंडाइटमेंट करे किसी जज की, कह के इसने ये बदउनवानी की है, ये किया। तो अब ये कहना कि वो अब कोई उनकी मालूमात हासिल ही नहीं कर सकता। भाई मैं कुछ मालूमात हासिल करूंगा तो मैं रेफरेंस करूंगा या नहीं करूंगा, या कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अगर मैं रेफरेंस मतलब मैं कुछ हासिल ही नहीं कर सकता, मैं कहीं जाके, क्या एसेट रिकवरी यूनिट मालूमात हासिल कर सकता है किसी जज के खिलाफ, एक रियासती इदारा? आपके ख्याल? एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो तो एक वो अशखास पे मबनी है ना, उसकी कुछ भी हो। मैं ये समझता हूँ कि एसेट रिकवरी यूनिट हो, वो मैं हूँ, आप हो, हमें अब ये पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि आपको इख्तियार नहीं है। क्यों? पहले यह था कि मुझे और आपको इख्तियार नहीं था, और एसेट्स रिकवरी यूनिट को इख्तियार नहीं था। जो भी एसेट, मैं उसको जानता ही नहीं, उस शहजाद अकबर को शायद मेरा ख्याल है मिला भी नहीं हूँ, कहीं बार में वकला में मुलाकात हो गई हो तो और बात है, बट मैं उनको जानता नहीं हूँ सर। लेकिन वो कहते हैं, काजी फाइज साहब ने कहा इलीगल कलेक्शन ऑफ एविडेंस है ये। सो आप एग्री नहीं कर रहे हैं उनके साथ कि इलीगल कलेक्शन ऑफ एविडेंस नाम की कोई चीज अब 18वीं तरमीम के बाद नहीं रही है? नहीं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी इलीगल कलेक्शन ऑफ एविडेंस का कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं
चोरी के इरादे से आपके घर में दाखिल हो जाता हूँ, आपके घर में दाखिल हो जाता हूँ और मैं सहन में खुदाई शुरू कर देता हूँ कि मुझे ये ज़हन में आया कि यहाँ को आपने कुछ दफनाया हुआ है और वो वहाँ बड़े लाखों करोड़ों रुपए हैं जो आपने रिश्वत में लिए और वहाँ दफनाए में। अब मैं चोरी के इरादे से दाखिल होके आपके घर में गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे खुदाई करता हूँ तो एक बक्सा निकल आता है जिसमें एक लाश निकल आती है और लाश डिस्कवर हो जाती है। अब आपको पकड़ती है पुलिस तो आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो ये तो इन्होंने, इनको इख्तियार क्या था ये एविडेंस डिस्कवर करने का। तो ये इशू कभी नहीं हुआ कि एविडेंस इज इनएडमिसिबल ओनली बिकॉज इट हैज बीन इलीगली ऑब्टेन्ड। एक मैंने बड़ी वाज़ेह मिसाल जासूसी का इल्जाम नहीं आता। एक ये बता दे सर, फिर एक बदनीति का इल्जाम भी है और कहा गया कि फैजाबाद फैसला और ये नियत, इसकी वजह से ये रेफरेंस बना है। बदनीयती आपके ख्याल में, मैलेस, बदनीयती, इस पे आपको ये चीज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस पे फैसला करना उसका हक है, उसका दायरा है। मुझे मैं इससे एग्री करता हूं कि मुझे बदनीयती ऐसी लगती है। फैजाबाद धरने पे काजी फैज ईसा ने एक बड़ा मुनासिब, बड़ा बोल्ड, बड़ा मतलब है हमारी अदलिया की रिवायत से हट के उसने वो फैसला दिया था, जहां मौलाना भी और जर्नैल भी, इन दोनों के खिलाफ वो फैसला था। वो तो बांटते फिरे थे लिफाफे में अच्छा वो पैसे हजार रुपया के कितना, तो ये उसने बड़ा सर। तो अगर शोकॉज हो गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से, फिर बदनीयती कहां गई सर? नहीं, बदनीयती की तो अभी बात ही नहीं हुई। इस फैसले में तो बदनीयती का तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, ये डिफेंस की बात कर रहा हूं ना सर जी, मैं तो डिफेंस की बात कर रहा हूं। फाइज साहब की डिफेंस थी, वे बदनीयती, इलीगल कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो आप कह रहे हैं कि इलीगल नहीं है अब, और जासूसी जो आप कह रहे हैं कि जासूसी भी नहीं है। जी, जासूसी भी नहीं है। ये तो मतलब है मैं लेकिन मैं ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रहना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये इख्तियार है कि वो ये फैसला करे कि ये बदनीयती पे मबनी रेफरेंस है कि नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम नहीं करार दे सकता कि ये सर। एक आखिरी वैसी लॉजिकल सवाल ब्रेक पे मेरे वैसे दिमागी तौर पे मेरे से कि अगर मैं, आपने क्योंकि एक मेरी मिसाल दी, मेरे घर में आप आए, आपने वो डिग किया, वहां पे लाश निकल आई। लेट्स अस्यूम आई एम अ जज और बदनीयती है, मैंने कोई फैसला दिया जिसकी वजह से कुछ अनासिर खुश नहीं है इस मुल्क के, लेकिन साथ ही इसी केस के दौरान जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब ने भी एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी दराज में चीज आती है, रख लेते हैं, फिर देखते हैं जरा क्रीज से निकल के खेला। अगर मैं उसका डायरेक्ट कोट तो इस वक्त मेरे सामने नहीं, मैं आपको वो निकाल के दे सकता हूं, ब्रेक के बाद दे भी दूंगा, तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाता। तो एक तरफ बदनीयती है, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कुछ हो भी, फिर इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे हैंडल करे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ जी इसके पीछे वजह कुछ और है, लेकिन केस ठीक है, फिर क्या होगा? अगर तो ये साबित हो जाता है कि ये रेफरेंस बदनीयती पे मबनी है, तो फिर तो रेफरेंस को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। पर ये साबित करना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ये होना है। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला केस नहीं है कि जिसमें हमने साबित कर दिया था कि रेफरेंस ही कोई नहीं है। ठीक, देयर इज नो रेफरेंस इन फैक्ट। बिल्कुल ठीक। और रेफरेंस पे माइंड अप्लाई नहीं किसी ने। मैंने तो ये साबित कर दिया था कि ना परवेज मुशर्रफ ने, प्रेसिडेंट ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना लॉ मिनिस्टर ने, ना अटॉर्नी जनरल ने, ना शरीफुद्दीन पीरजादा ने, ना मलिक मोहम्मद कयूम ने, ना ही 5 जज
जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थे, जिन्होंने उस रेफरेंस पे हुक्म इम्तनाई जारी किया था 9 मार्च। सर मुझे तो आपका वो पहला कमेंट भी याद है जब आपने कहा ये तो मेरी तरफ देखने के भी रवादार नहीं है। आपको याद होगा आपने पहले दिन निकल के कहा था ये तो देखते भी नहीं है, मेरे से बात भी मुंह उधर करके मेरे से बात करते हैं। वो मैंने साबित कर दिया था कि पढ़ा ही नहीं किसी ने। ठीक, वो बड़े परेशान हुए थे, खलील रहमदे साहब किससे साबित करोगे? मैंने कहा मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा। ठीक सर, अब जरा ब्रेक ले लूं एक सेकंड, मैं जरा एक सेकंड ब्रेक ले लूं। अब जो दूसरी साइड करें कि क्या जवाबदेह होना चाहिए, किस हद तक, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान, क्या उन्होंने ये भी प्ली ली कि मेरा अपनी बेगम साहिबा, अपनी अहलिया, अपने खानदान से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एजाज अहसन साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जज साहब के रिमार्क्स थे, मेरे मुतालिक कोई मालूमात आती हैं तो आप उनको दराज में रख लेते हैं कि जब ये पिच से हटकर शॉट खेलेगा तो हम हरास करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर बदनीयती का एंगल तो आपने देख लिया और आपने ये भी बता दिया कि अगर बदनीयती साबित हो जाए तो फिर केस वैसे खत्म हो जाते हैं, हमारी जुरिस्प्रूडेंस ये है। लेकिन वो जो मालूमात है और वो मालूमात क्रेडिबल है, उस मालूमात का क्या करें फिर? इसमें सूरत हाल ये है कि पहली चीज़ तो मैं अर्ज कर दूं, जो आप ये बदनीयती के बारे में, और फिर मैं ये मालूमात का ये अर्ज करता हूं दराज में रखने वाला मामला। अब हमारे जुरिस्डिक्शन की जो ओपिनियन है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो ये है कि मैलिस यानी बदनीयती, मैलाफाइडीज जिसको कहते हैं, विशिएट्स द मोस्ट सॉलम ट्रांजैक्शन। बड़ा सॉलम पाकबाज, बड़ा मुताबिक अज कानून हुआ हो काम पर, अगर वो मैलाफाइडी है, उसमें बदनीयती साबित हो जाती है तो वो विषय पर। बदनीयती के बारे में फिर शराइत है। शराइत ये है कि अगर ये इसने एक्शन साहब को वैलिड ख़त्म ही कर देना है, कलअदम कर देना है, तो इसका इजहार वजूह और नोटिस मिलना चाहिए उस शख्सियत को जिसकी बदनीयती का, जिस पर बदनीयती का इल्ज़ाम लग रहा है, वो सदर हो, वजीर आज़म हो, कोई वजीर हो, कोई जज हो, कोई, उसको ये मौका मिलना चाहिए और फिर उसको मौका मिलना चाहिए कि वो इसका जवाब दे सके कि कोई नहीं। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं इस सुप्रीम कोर्ट में, बदनीयती की तो फाइंडिंग आ ही नहीं सकती जब तक वजीर आज़म और सदर को नोटिस न दिया जाए। सो दराज में रखने से मुराद बेबुनियादी तौर पे तो ये होगी कि ये बदनीयती कि आपने रख लिया है कि किसी वक्त काफी सारे जजेस का ये व्यू हो सकता है कि इस तरह के काम होते हैं सर, लेकिन उसमें एक रिमार्क और जिसके ऊपर करने के बाद मैं जरा आगे दूसरे सवालों में जाना चाहता हूँ। ये जज साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं वाजे कर दूं कि एहतसाब अदालत के जज की बात, उन्होंने कहा कि तहकीकात कर लें आपकी अपनी मातहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता रहा, कभी इसका भी जायजा लिया था। उन्हें बात जारी रखते कहा मजीद वाजे कर दूं कि मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूं जिसको आपकी वजारत कानून ने तैनात किया था। जो इंजीनियरिंग हुई, अल्फाज लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसमें अफसोस से हमारा इदारा इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा कि दुरुस्त करेंगे इसको, हो सकता है इस फैसले में दुरुस्त कर दें। जज अरशद मलिक साहब की बात कर रहे होंगे बाय ऑल अकाउंट्स, जो नजर आ रहा है इन रिमार्क्स में। या फैसले की बात नहीं कर रहे, नहीं सर, ये रिमार्क्स की बात कर रहा हूं, और रिमार्क्स जो अदालत में जी 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 जज साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको करेक्ट करेंगे इसी फैसले में। हाउ? हाँ, वो अब डिटेल फैसला तो देंगे। इस डिटेल फैसले में एक और जरा इनफरादी चीज है जिस पे मैं बसद एहतराम मोतरज खड़ा हूँ, हाथ बांधे। वो ये कि इसमें आपने अदालत ने और 7 जजों ने भी और इख्तलाफ करने वाले 3 जजों ने भी अपने फैसले में लिखा है कि ये हम शॉर्ट ऑर्डर दे रहे हैं, आइंदा किसी वक्त इसकी जो इस शॉर्ट ऑर्डर के जो फैसला देंगे जवाब में जो दलाइल हैं हमारे पास और जो सबूत जो जिस पे इंसार करेंगे वो हम आइंदा देंगे। तीसरी चीज एक ऐड कर दी है कि हम अगर चाहें तो जो पॉइंट इसमें हमने शॉर्ट ऑर्डर में नहीं लिया हुआ उस पर भी हम फैसला कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है
अदालतों के लिए। शॉर्ट ऑर्डर में वो तमाम चीजें आ जानी चाहिए। जिसको एक्सप्लेन करना बाकी आगे जाके सुपीरियर कोर्ट्स के को इख्तियार है ये, और किसी कोर्ट को जजमेंट रिजर्व करने का इख्तियार नहीं है, या शॉर्ट ऑर्डर के अलावा सीपीसी ये इख्तियार नहीं देती, राब्ता फौजदारी ना दीवानी ना राब्ता फौजदारी सीआरपीसी। जजमेंट सारी देनी पड़ती है, सब कुछ देना चाहिए। सुपीरियर कोर्ट्स को ये इख्तियार है कि वो जजमेंट दे दें, ऑर्डर दे दें और उसके बाद रीजंस दे दें, पर ये नहीं कर सकते कि ऑर्डर का हिस्सा वो बाद में दें। वो फंक्शस ऑफिशियो हो जाते हैं, मासवाए इसके उनका कोई इख्तियार नहीं रहता उस केस पे, मासवाए इसके कि उन्होंने दलाइल और रीजंस देने हैं अपने उस शॉर्ट ऑर्डर के हक में, जो कि कंप्लीट जजमेंट समझी जाती है शॉर्ट ऑर्डर। ठीक है सर। सर मुझे ये बताइए, बड़े काबिल एहतराम जज हैं जज काजी फाइज ईसा साहब, जिस तरीके से उन्होंने केस को, जिस तरह उनकी तरफ से किसी को टाउट कहा गया, किसी को इम्पोस्टर का, कोई गैर जमहूरी जायदादों का जिक्र किया जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट साबित हुई आगे चल के, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट कम से कम बहुत से लोगों ने डिनाई कर दिया कि जी हमारी है नहीं, अगर है तो ले लें, लेकिन वो एक बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया था कि अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे जो नाम आए दे दिए गए। आप इसको कैसे देखते हैं ना? फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हैं, खुद रोस्टर पर भी आ गए, अदालत कमरा अदालत में तशरीफ ले आए। मैं कहीं पढ़ रहा था, everybody was stunned when they saw him in the court. How do you see it? मैं तो इसको कोई मुस्तनद बात या अच्छी बात, खुशाइंद बात नहीं समझता। मेरे ख्याल में तो जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को, और हमने चीफ जस्टिस का जैसा किया, आपको याद जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुझे ये कहा कि 13 मार्च को ये कहा कि आपको मैंने वकील करना है, और मुनीर मलिक साहब भी थे, उनकी भी यही राय थी, दीगर दोस्त भी थे, पर बहरहाल उन्होंने कहा कि वकील करना है। तो मैंने उनको कहा कि अर्ज की, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पेशी से पहले थी, आप लोग बाहर थे और वकील सारे एहतजाज कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा मेरी एक शर्त है। कहने लगे कि मैं वो फीस तो क्या कहूँ। मैंने कहा फीस का तो कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स ए मैटर ऑफ ऑनर कि एक चीफ जस्टिस सिलेक्ट्स मी, और बड़े बड़े वकला हैं, और मैंने उनको कहा कि अभी भी और वकला को आप अगर देखना चाहें तो देखें। उन्होंने कहा मैं आपको ही करना चाहता हूँ। खैर मेरे लिए तो ये ऑनर था कि चीफ जस्टिस हिमसेल्फ हु नोज ऑल दी जजेस आगे उनके ऑल दी लॉयर्स, वो मुझे अपनी, जब उनको मुश्किल पर आई उनकी जान, वो मुझे उन्होंने रिटेन किया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अब इस लम्हे अगर आपका वकील हो गया हूँ, इसके बाद आपने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं करना, कोई बयान नहीं देना, कोई प्रेस नोट नहीं देना, कोई टॉक शो पे नहीं जाना। मुझे उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर काशिफ अब्बासी को और हामिद मीर को क्या क्या आया हूं कि मैं आज शाम तुम्हारे साथ बात करूंगा। ये तो तुम्हें याद होगा। जी बिल्कुल याद है। मैंने वो रुकवाया था। मैंने कहा जी हरगिज़ नहीं, अगर आपने मीडिया पे जाना है या आपने रोस्टर पे खड़े होना है तो मैं आपका वकील नहीं हो सकता। कहने लगे मुझे एक गुड रीजन दो। मैंने कहा गुड रीजन ये है कि यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, You cannot get into public or private controversy. और अगर आप चले जाते हैं काशिफ के प्रोग्राम पे, वहाँ ला माला वो आपसे वो सवालात होंगे, आपके जवाब होंगे, वो कंट्रोवर्शियल होंगे, कोई दूसरे दिन बयानात वुज़रा दे रहे होंगे, आपके मुखालफिन दे रहे होंगे प्रेस में। और सो आपका ख्याल है कि जो मैंने कहा यू विल नॉट बी रिस्टोर्ड एज द चीफ जस्टिस बाय दीज जजेस, I have to get you restored. मेरा ये फर्ज है, मैं वकील हो गया हूं कि मैंने आपको उस कुर्सी पे बिठाना है। सर ये इसको लिंक करें जरा, आप फाइज ईसा साहब के केस से आप इधर क्या गलती देख रहे हैं? उनको खुद अपने केस में नहीं आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और पिटिशनर के तौर पे सुनते भी नहीं है अदालतें। वो बेसिकली महसूस होता है, और मुझे महसूस, मैं उनके सामने पेश भी हुआ हूँ, ये बड़े लायक जज हैं, दलेर बहादुर जज हैं,
उसके खानवादे उसकी एक अपनी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस भी उसमें हो सकती है, क्योंकि इसकी फैमिली ने जितना काम किया है पाकिस्तान के ठीक। लिए, ईसा मरूम साहब ने, और उनको मतलब हम सबको सो इट मजबूत उनका कुड बी होना वन ऑफ चाहिए। मेनी रीजन जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। लेकिन सर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की उनकी अहलिया को दी गई ऑप्शन, आपको लगता है ये नॉर्मल बात है, किसी को भी दी जाती? नहीं, ये तो लिहाज किया जज साहबान ने, मैं उसके से पे कोई इशू नहीं ले सकता हूँ, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर इवन इफ दे अकोमोडेटेड ए कॉलीग्स वाइफ, वो आके अगर अगर वो अदालत में आ जाती मिसाल के तौर पे, तो वो रोक सकते थे कि उसको बात करने की, जब उनकी ठीक। अपनी जायदाद, उनके नाम जायदाद इस वक्त मसला ज़ेरे बहस है। तो नुक्ता ज़ेरे बहस जो है उसकी, वो खुद अगर अदालत में आ जाती तो रोक तो नहीं सकते थे, शी वुड हैव हैड हर से। अब वो आई नहीं, तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनका एहतमाम कर दिया कि वो वीडियो हाँ, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस सर में वो कर कह लें। रहे, ठीक, ये उनको जरूर रियायत दी उन्होंने, रियायत दी। ये बिल्कुल दी, पर बड़ी अच्छी की। ये इससे मैं आई थिंक शी डिजर्व दैट हाँ सर, वो कहते हैं रिस्पेक्ट। कि मेरा ख्याल है जज साहब ने नहीं दी थी, हुसैन हक्कानी साहब मेमो गेट में शायद मांगते थे, वो उनको नहीं दी गई थी उस वक्त। यार कहाँ हुसैन अच्छा हक्कानी, चले बैड एग्जांपल। की बेगम, खुदा का अच्छा, फिर तो खौफ। परवेज मुशर्रफ की भी नहीं देता, छोड़े जी, उसको तो रहने दे। सर ये बताएं, काजी फाइजा साहब बार बार ये प्ली ली उन्होंने कि मैं बच्चों का जवाबदेह नहीं हूं। डू यू थिंक दिस इज अ गुड प्ली? दिस इज द राइट प्ली? मैं ये आप बीच में जरा कट हो गई सर, आपकी। काजी फाइजा साहब ने अपनी प्ली में कहा कि मैं बीवी और बच्चों का जवाबदेह नहीं हूं, ये ठीक है? ये मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। अगर एक जज, खुदा ना खास्ता, मतलब सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज कोई रिश्वत ही लेता हो, तो वो कहाँ पैसे अपने नाम तो नहीं रखेगा। वो रखेगा तो किसी बच्चे या बेटे या भाई या बेगम के नाम ही। तो ये कहना कि जी मेरा अगर उनके पास जायदाद है तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या मुझसे कोई, या उनसे कुछ पूछा नहीं जा सकता, ये दिस इज आई डोंट थिंक दिस इज ए। सो इसका मतलब, अगर आप इसको नहीं मानते तो ब्रेक के बाद मुझे जवाब दीजिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जज होगा वो फिर अपनी फैमिली के असासों का जवाबदेह होगा। दैट्स बाय इंप्लीकेशन तो आप यही बात कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि अपने नाम नहीं रखेगा, किसी के नाम रखेगा, फिर तो अगर इन्फ्लेटेड एसेट्स हैं किसी की भी, बच्चे के, किसी की बीवी के, किसी साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के एकदम इन्फ्लेट हुआ, आपको याद होगा उस वक्त तो ये सारी बहस नहीं ठीक से हो सकी, ना केस सही ठीक से चल सका। वो एक कमीशन बना दिया गया, वो कमीशन भी आया गया हो गया, किसी ने आके इल्जाम बड़े लगाए थे, मलिक रियाज साहब ने आके, आपको याद होगा किसी जमाने में बड़े इल्जाम लगे थे। तो उसके ऊपर मुझे जरा जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद कि बाय इंप्लीकेशन यू आर सेइंग कि अगर जवाबदेह हैं तो फिर तो केस इज डिफरेंट, फिर तो जवाब देना पड़ेगा जजेस को अपने फैमिली के इन्फ्लेटेड, करीब फैमिली के इन्फ्लेटेड एसेट्स का। एक ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक नाज़रीन। सो इत्तेज़ाज़ साहब, अगर आप ये कहते हैं कि अपने खानदान वालों का जवाब देना पड़ेगा, तो फिर तो काजी फाइजा साहब को जवाब, आपका ख्याल है जजेस को भी अपने फैमिली का जवाब देना पड़ेगा? जी बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके रिश्तेदार तो क्या कि कोई आपका दोस्त हो, ये कुछ हो, उसके असासे बढ़ जाए और वो ट्रेस होते हो, ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि ये बारे सबूत ओरिजिनल इनिशियली प्रोसिक्यूशन पे होगा कि वो साबित करे कि ये एक जो सर मेरा ख्याल है वो तो हो गया ना, अब तो मनी ट्रेल के ऊपर मामला आ गया ना। जब इन्होंने मान लिया, वो आई भी, उन्होंने कहा कि मैंने ये बेचा, ये खरीदा, वहां से पैसे इतने उधर लेकर गए, सो अब दैट्स एन एडमिटेड फैक्ट हो गया ना इस केस में। तो अगर प्रॉपर्टीज मान ली उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में, हाँ, वो अगर उन्होंने मान ली है, वो इसमें मान ली है, तो उस पर उनको सिर्फ ये बताना है कि ये पैसे
कहाँ से किधर से आए और उन अगर प्रॉपर्टी। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो जजेस भी मुतमईन लग रहे थे जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बयान दिया, बट अब एफबीआर के ऊपर क्या ये हिंज करता है केस? एफबीआर की रिपोर्ट के ऊपर वो कहें कि मनी ट्रेल नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा सर? एफबीआर वैसे को बजा तौर पे बीच में उलझाया गया नहीं। सर अब तो उलझ गया ना सर, अब तो आपका तो व्यू आ गया कि आपका ख्याल है गलत हुआ, लेकिन अब तो हो गया। और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिपोर्ट भी भेजनी है एफबीआर ने। अगर वो कहते हैं कि मनी ट्रेल नहीं है फिर क्या होगा? अगर मनी ट्रेल नहीं है फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला करेगी। और पहले भी ये बगैर इस रेफरेंस को कलअदम करार दिए हुए पहले पैराग्राफ में स्ट्राइक आउट किए हुए, यही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार है कि वो फैसला करे कि आया असासे जस्टिफाइड है कि नहीं है। ये तो उसने फैसला करना है। और वहां वो फैसला एफबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक होगा एजाज साहब, दैट्स व्हाट यू से। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। तो फिर एफबीआर भेजने की जरूरत क्या थी अगर उसके ऊपर फैसला नहीं करना? तो जी मैं कहा अगर उसे फैसला ही नहीं करना तो भेजने की जरूरत की सी? नहीं, फैसला तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं करना है इस अरेंजमेंट के तहत भी। ठीक, मामला जा वही रहा है। ठीक। सो ये केस अभी खत्म नहीं हुआ आप कह रहे हैं? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। ये तो केस जहां से चला था वहां के वही चक्कर काट के जज साहबान पैरा नंबर 1 पे ही आ गए हैं। और सिर्फ उन्होंने बीच में एफबीआर को डाल दिया है। एफबीआर को इंक्वायरी की हिदायत दे दी है, टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया है, लिमिटेशन स्ट्राइक डाउन कर दिया है। एक ये सितम ज़रीफी है कि लिमिटेशन को अप्लाई किया फौजदारी केस में, हुदैबिया केस में जस्टिस कादी फैज ईसा साहब ने। उस कादी फैज ईसा साहब ने वहां इसको अप्लाई किया है एक फौजदारी मुकदमे में। और सर सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब को नायल करते हुए और या नीची अदालत ने सजा सुनाते हुए फैमिली की जायदादों और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को भी फिर बेनामी ही डिक्लेयर किया ना सर? वो मतलब है वो बेनामी होता है ना। अगर मैंने अब कोई नाजायज कमाई की है